नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और मैं लेके आया हूं वायु.टीवी का एक छोटा सा प्रयास राजपथ से, भारत की सत्ता के प्रतीक, भारत की सत्ता के केंद्र से। मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन और संसद भवन है और मेरे सामने इंडिया गेट है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस देश के भविष्य की गठित होने वाली लोकसभा की। जैसा कि सबको मालूम है, अप्रैल मई में चुनाव होने के बाद देश को 16वीं लोकसभा मिल जाएगी। ये लोकसभा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस लोकसभा को मजबूत बनाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि एक ऐसी लोकसभा होना चाहिए जो किसी भी तरह के कानून बनाने में सक्षम हो और किसी भी तरह की देश की प्रगति के निर्णय लेने में सक्षम हो। ये सक्षम लोकसभा हमें प्राप्त जब होगी जब हमारे हर एक नागरिक का जो निर्णय होगा, जो उसका वोट होगा, वो इन्फॉर्म्ड होगा, यानी सूचना के आधार पर होगा। हम इसी चीज को और पुख्ता करने के लिए, इसी चीज को और मजबूत करने के लिए कुछ कम्युनिटीज के, देश की कुछ ज्योग्राफीज के बारे में बात करते हैं। हम काफी वायु.टीवी के स्वभाव के अनुसार, हमारे इस कैरेक्टर के अनुसार हम काफी ब्लंटली बात करेंगे इन चीजों के बारे में, क्योंकि वीर तरीके से, कुछ ज्यादा सभ्य तरीके से बात करने से कुछ चीजें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो छुप जाती है और लोगों के सामने सही सूचना नहीं आ पाती है। आजादी की बात अगर हम देखें तो अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई देश का हिस्सा डेमोक्रेसी के कारण विकसित नहीं हो पाया है या डेमोक्रेसी का सही लाभ नहीं उठा पाया है, तो वो है भारत का उत्तर और पूर्वी हिस्सा, जबकि दक्षिण और पश्चिम ने आजादी के बाद बहुत प्रगति की है। उत्तर और पूर्वी हिस्सा ये ज्यादा पॉलिटिसाइज रहा है, ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक रहा है, क्योंकि यहाँ विकास कम हुआ है। उसका कारण है कि राजनीति तो बहुत हुई लेकिन विकास की राजनीति नहीं हुई, जबकि दक्षिण और पश्चिम में कोऑपरेटिव कल्चर होने के कारण और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण, औद्योगिकरण होने के कारण यहाँ पर राजनीति है, इसका स्वरूप भिन्न रहा है। और उसी राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हुए, उस राजनीति का पर्सोनिफिकेशन श्री नरेंद्र भाई मोदी है। वायु.टीवी चाहेगा कि इस 16वीं लोकसभा में एक ऐसा नेता है जो नरेंद्र भाई मोदी की तरह हो, या नरेंद्र भाई मोदी खुद इस 16वीं लोकसभा को नेतृत्व प्रदान करें। ये देश के हित में होगा। कभी कभी चैनल्स को, न्यूज को, मीडिया को, ब्लॉगर्स को अपनी एम्बिग्यूटी छोड़कर, अपना दोहराव छोड़कर किसी एक का पक्ष लेना चाहिए, और वो पक्ष ऐसे व्यक्ति का लेना चाहिए जो देश का भला कर सके, देश का विकास कर सके। अधिकांश चैनल एक एम्बिग्यूटी को एंजॉय करते हैं और ज्यादा से ज्यादा, ऐसा साफ शब्दों में कहूं तो ऐसा चाहते हैं कि इस देश में फ्रैक्चर्ड पॉलिटिक्स बनी रहे, इस देश की संसद को फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिले और किसी भी तरीके का जो है एक मजबूत नेता या मजबूत सरकार ना बन पाए। ये कहीं ना कहीं उनकी बातों से नजर आता है। शायद इस चीज को एंजॉय करते हैं क्योंकि इस चीज में उनका पावर छुपा हुआ है। यदि जितनी कमजोर सरकारें होंगी, जितनी अधिक दलों की सरकारें होंगी, मीडिया जो है, जो न्यूज एंकर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, वो उनका पावर ज्यादा रहेगा, वो इनको किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकेंगे और कमजोर सरकारों को एंजॉय करते हैं ये लोग। लेकिन देश का आम नागरिक ऐसा नहीं चाहता। देश का आम नागरिक चाहता है कि इस देश को एक मजबूत सरकार मिले जो उसके पक्ष में निर्णय ले सके, उसकी सुरक्षा के संबंध में, उसके रोजगार के संबंध में निर्णय ले सके। हमने देखा है पिछले 10 सालों में जो सरकार रही है यूपीए की, वो हर पैमाने पर, हर मायने में विफल रही है। सरकारें जो है विफल हुई है या सक्सेसफुल हुई है, उसके लिए किसी आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। ये आम आदमी स्वयं महसूस करता है। ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियन, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ये नहीं बता सकते कि कौन सी सरकार ने क्या काम अच्छा किया या वो किसके कौन से निर्णय अच्छे रहे या किस तरह की पॉलिसीज थी, क्योंकि आम जनता को फल दिखना चाहिए, सीधे फ्रूट दिखना चाहिए। आम जनता सीधे सीधे सोचती है। तो पिछले 5 सालों में तो खासकर आम जनता ने महसूस किया कि उसका जीवन बद से बदतर हुआ है और उसको जीवन के जो संसाधन है वो हर तरह से महंगे होते जा रहे हैं, उसका जीवन यापन बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। इसी कारण हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले हुए पिछले 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो चुका है, और यही सफाया कांग्रेस का आने वाली लोकसभा में भी होने वाला है। वायु.टीवी का प्रेडिक्शन है, वायु.टीवी का एनालिसिस है कि कांग्रेस, समाजवादी, जदयू, कम्युनिस्ट, ऐसे दल 100 की संख्या के अंदर सीमित हो जाएंगे। जी हाँ, कांग्रेस को मिलाकर ये सभी दल 100 से कम सीटों में सिमट जाएंगे और सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। हमें यह समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं। नरेंद्र मोदी विकास की पॉलिटिक्स कर रहे हैं
और भ्रष्टाचार विरोधी पॉलिटिक्स भी विकास की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, एक अंश है। तो आम आदमी पार्टी का जो एक उदय हुआ है दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की मदद करने जा रहा है। ये हमारा लोगों से बात करने पे पता चला है, क्योंकि जिन लोगों से हमने बात की उन लोगों का कहना है कि हमने पिछली बार तो झाड़ू को, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को वोट दिया विधानसभा में, लेकिन वो सब लोग जो अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग क्लास से हैं, उनका कहना है कि हम आने वाले चुनाव में लोकसभा में सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का, लोग पहले कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से बड़े हो गए, भारतीय जनता पार्टी से आगे चले गए, लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी, अटल का व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी से भी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे चतुर राजनीतिज्ञ हैं जिनका पहुंच एक बहुत ही लोअर क्लास में भी है, जहां जो भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोटर नहीं था, जो कांग्रेस का वोटर था, और दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में भी है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पहुंच या पकड़ नहीं थी। तो नरेंद्र मोदी भाषा के परे, ज्योग्राफी के परे एक बड़े लेवल पे लोगों को इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और इसी विकास की जो पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी करते हैं, इससे पूरी तरह से अछूता रहा है उत्तर भारत और पूर्वी भारत। यदि हम पंजाब को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश पूरी तरह से, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और फिर बिहार और पूर्वी में उड़ीसा तक जाए तो यहाँ पे किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस स्तर पे नहीं हुआ है जिस स्तर पर होना चाहिए। आज 21वीं सदी में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जितना महत्व है, उतना महत्व ह्यूमैनिटीज का नहीं है। और मैं बहुत ही ब्रॉडली क्लासिफाई करूंगा, बहुत ही ब्रॉडली बोलूंगा कि अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के बल पे आगे बढ़े हैं, तो उत्तर भारत कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी और ह्यूमैनिटीज तक, और पूर्वी भारत भी एक अलग किस्म की राजनीति तक सिमट कर रहा है। और ऑफकोर्स व्यक्ति अलग होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उत्तर भारत के युवा जो है वो इंडस्ट्रियल एजुकेशन नहीं ले रहे हैं या टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम फिर भी एक समाज का, हम ओवरऑल एक चरित्र बताने की कोशिश करें कि उत्तर भारत राजनीति में उलझ गया है, जबकि नरेंद्र मोदी जो है वो डेवलपमेंट यानी विकास की राजनीति लाना चाहते हैं। और अब उत्तर भारत का युवा और पूर्वी भारत का युवा भी इस विकास की राजनीति को गले लगाना चाह रहा है। वो चाहता है कि उसको कहीं रोजगार ढूंढने बाहर ना जाना पड़े, उसको अपने गृह जिले में, अपने गृह नगर में रोजगार मिले। जो दिल्ली का चुनाव अगर यदि हम देखें, दिल्ली के विधानसभा, तो उसमें जो मैसेज आया है, ये मैसेज जुड़ के, यानी कि आम आदमी पार्टी को जो सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली, ये जुड़ के एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट नरेंद्र मोदी का पैदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी के असर जो है आज उत्तर भारत में देखने वाले हैं। उसका एक बहुत ही, जो हम बात कर रहे हैं उसको मैं कहूँगा कि हम चाहते हैं कि भारत का गुजरातीफिकेशन हो जाए। एक्चुअली गुजरातीफिकेशन कोई क्षेत्रीकरण नहीं है भारत का, लेकिन कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ हैं जो उत्तर भारत को गुजरात की इम्बाइब करना पड़ेंगी। वो है गुजरात की एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। उद्यमिता में हर चीज़ का समाधान छुपा हुआ है, खासकर छोटे छोटे उद्यमों में। यदि छोटे छोटे उद्यमों को पनपने का मौका मिले तो ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। आज जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करते हैं, आज जो सोशल डिस्पैरिटी की बात करते हैं, आज जो बोलते हैं जो आरक्षण इत्यादि देकर आपने समाज को बराबरी लाने की कोशिश की है लेकिन सफल नहीं हो पाए, किसी सरकारी नौकरी के कारण आज तक सरकार जो है किसी भी तरह का जो है सामाजिक जो समरसता है वो स्थापित नहीं हो पाई है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा है, माध्यम है, जिसके द्वारा ये सारी बराबरियां देश में आ सकती हैं। और ऐसा नहीं कि उत्तर भारत का आदमी एंटरप्राइजिंग नहीं रहा है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। कोई भी देश, प्रदेश या कोई ज्योग्राफिकल रीजन, अगर ये वो विकसित अर्थव्यवस्था है कि नहीं है, या काफ़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है कि नहीं है, इस बात से पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पर स्टार्टअप करने के लिए, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आसानी है कि नहीं है। यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आसानी से वो पूंजी जुटा सकता है लोन के माध्यम से, या अपने कस्टमर्स के से एडवांस के माध्यम से, या उसको ह्यूमन रिसोर्सेस मिल सकते हैं। यदि अगर ये सारी चीज़ें किसी स्टार्टअप को यानी किसी नए व्यापार शुरू करने वाले को मिल रही हैं, तो वो इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, या वो टोटली विकसित इकोनॉमी है। और ये चीज़ गुजरात में संभव है। गुजरात में स्टार्टअप करना बहुत आसान है, ये मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। तो अगर यदि देश में पूरे में
पूरे देश में यदि इकोसिस्टम बन जाएगा स्टार्टअप का, तो ये देश बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे देश में एक जो मानव संसाधन को जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए, स्किल्स का लेवल होना चाहिए, वो काफ़ी हाई है, एक इस मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग में, और जो निम्न वर्ग है, निम्न आय वर्ग है, उस वर्ग में यह पहुंचाना, इस स्किल्स को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो जो मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के पास जो स्किल्स हैं उसको तेज़ी से यूज करने का मौका देंगे, और जो निम्न आय वर्ग है उस तक वो स्किल डेवलपमेंट को तेज़ी से पहुंचाएंगे। मुझे लगता है जहाँ वो एक तरह सिक्योरिटी के मामले में तो देश उनका कोई सानी नहीं है, ऐसा देश मानता ही नहीं कि उनसे बड़ा कोई नेता राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर पैदा हुआ है, और राजनीति में उनकी महारत किसी से नहीं छुपती, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था पे पकड़ या अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से समझ, चाहे वो गुजराती होने के कारण हो, वह बहुत ज़बरदस्त है और वो देश के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आज दूसरी चीज़ है, हैंड्स ऑन लीडर का ज़माना है। यानी एक लीडर जो ऐसा नहीं हो कि कहीं एक अपने बंद कमरे में बैठा हो और वो थोड़ा बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हो। नरेंद्र मोदी कैसे रहता है, जिसे मालूम है रास्ते पे क्या हो रहा है, सड़क पे क्या हो रहा है, एक छोटे से छोटा आदमी क्या सोचता है, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति क्या सोचता है, एक युवा क्या सोचता है। तो ऐसा कोई नेता अभी इस देश में नहीं हुआ जिसको हर समूह की काफ़ी ज़बरदस्त समझ हो, हर समूह पर काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ हो। तो हमारा ये मानना है कि दिल्ली का या उत्तर भारत का मोदीफिकेशन या गुजरातीफिकेशन यदि हो जाए तो देश जरूर महाशक्ति बन सकता है, जरूर एक विकसित राष्ट्र बन सकता है।